नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा फरवरी 2026 में होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत आज मेरा ये पहला है और हमारे सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज हम डील करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति का। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है ये प्रारंभिक परीक्षा तक संचालित रहेगी और आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित भी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरा जो सीरीज है बेटा केवल एक ही नहीं रहेगा, इसके बेसिक अपन और भी बहुत सारे वीडियो लेंगे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अंतर्गत, जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक रहेगा। ठीक है ना, तो आज सबसे पहले अपन एक कुछ क्वेश्चन के साथ डील करते हैं और याद रखिएगा बेटा, आज अपन जो भी क्वेश्चन डील करेंगे ना, उससे आपके छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और जनजाति के महत्वपूर्ण टॉपिक डील हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो बेटा समय को बिना वेस्ट करते हुए अपन क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले तो ये पढ़िएगा, प्रश्न क्या हमारे पास है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न क्या हमारे पास, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है बेटा, दिख रहा होगा सबको। तो हमें देखना है कि इनमें से जितने भी सेंटेंस है, जितने भी हमारे पास कथन है, उसमें कौन सा सत्य है, कौन सा राइट है। क्लियर है, देखो पढ़ते बेटा। पहला देखिए, बैगा जनजाति नागा बाबा के संतान या फिर वंशज कहलाते हैं। हमें पता करना है बेटा ये सही कि गलत है। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, बैगा जनजाति नागा बाबा के संतान कहलाते हैं, सही कि गलत है। अभी एक बार रीड करते हैं ना, सही गलत पर नहीं जाते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा हमारे पास, बैगा दंपत्ति बड़े खोली का प्रयोग, मतलब इनके घर में जो बड़ा खोली होता है बड़ा, सबसे बड़ा रूम, बड़ा खोली का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कमरा या फिर सबसे बड़ा रूम। ठीक है, का प्रयोग सोने के लिए करते हैं बेटा। किसके लिए करते हैं, सोने के लिए। सोने मतलब स्लीपिंग बेटा, याद रखना, गोल्ड के लिए नहीं ना। तीसरा, बैगा जनजाति में 3 प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के आवास बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। कहां पे, बैगा जनजाति में, ये सेंटेंस लिखा है। और चौथा याद रखना, बैगा जनजाति के परंपरागत वस्त्र को क्या कहते हैं अपन, चौखाना मुंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौखाना मुंगी। ठीक है, यहां तक तो बेटा याद रखना, ये जितने भी हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इसमें ये पता करना है इस सेंटेंस में हमारे पास ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न उत्तर क्या पता करना है, सही कथन अपने को क्या करना है बेटा, इसमें डील करना था। याद रहेगा, देखो ध्यान से। चलो उत्तर को प्राप्त करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कथन क्या है, बैगा जनजाति नागा बाबा के संतान कहलाते हैं। बेटा ये एकदम सही सेंटेंस है, गलत सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना, दूसरा देखना, दूसरा याद रखना, बैगा दंपति के बड़ा खोली, अर्थात जो सबसे बड़ा कमरा जो होता है ना, उसका प्रयोग ये लोग किसके लिए करते हैं बेटा, सोने के लिए। ये भी सही है। ठीक है, तीसरा, बैगा जनजाति में 3 प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। ये तीसरा भी सही है बेटा। देखो इसमें 3 प्रकार के आवास में, एक को अपन बोलते हैं खद्दर घर कहते हैं। कौन सा घर कहते हैं बेटा, खद्दर घर कहते हैं। ठीक है, एक को अपन कहते हैं लाड़ी, क्या कहते हैं बेटा, लाड़ी। दूसरा लाड़ी को अपन और क्या कहते हैं, नान अक लाड़ी भी कहते हैं। लाड़ी को अपन क्या कहते हैं बेटा, नान अक लाड़ी भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो देखो बेटा, एक का नाम क्या होता है, खद्दर घर, दूसरे का नाम क्या होता है, लाड़ी। और प्यारे बच्चों आपको कमेंट करके बताना है तीसरे भाग को क्या कहते हैं। 2 भाग मैंने बता दिया, याद रहेगा। तो याद रखना, बैगा जनजाति जिस आवास में रहती है ना, उसके 3 भाग होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं। एक का नाम होता है खद्दर घर। ठीक है, यहां तक, उसी को अपन कहते हैं वन खद्दर भी कहते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो उसका क्या कहलाता है बेटा, लाड़ी। लाड़ी को अपन और क्या कहते हैं, नान अक लाड़ी कहते हैं। तीसरा क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, तो देखो बेटा तीसरा सेंटेंस भी क्लियर है। आगे, बैगा जनजाति के परंपरागत वस्त्र अर्थात कपड़े को अपन क्या कहते हैं, चौखाना मुंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौखाना मुंगी, वो भी सही है। इसका मतलब बेटा ये चारों के चारों कथन क्या है हमारे पास, सही है। इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए बताइए, उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा ना, अब इसके पीछे का संदर्भ समझते हैं क्या है। याद रखना, आपको आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेटा जितनी भी जनजाति है, याद रखना ध्यान से, हमारे पास जितने भी महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, तो आपने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास कितनी जनजाति है, 43 की 43 बेटा। ठीक है ना, तो इसमें से सबसे पहले तो ना, कि छत्तीसगढ़ में जितनी हमारे पास क्या है बेटा, विशेष पिछड़ी जनजाति है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, 7 जनजाति। ठीक है, और साथ के साथ साथ बेटा कुछ जो विशेष जनजाति है, जैसे हमारे पास गोंड जनजाति है, हल्बा जनजाति है, उरांव जनजाति है, मुरिया जनजाति है, माड़िया जनजाति है।
ठीक है, माड़िया जनजाति है, ठीक है बेटा यहां तक, धुरवा जनजाति है, परजा जनजाति है, ठीक है यहां तक, ठीक है जी। और जो महत्वपूर्ण जनजाति है लगभग 7 से 8 बेटा, क्लियर है ना, इसको तो आपको डील करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो एग्जाम है ना, ये 7 जनजाति को विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है यहां तक। और उसके अलावा जो मैंने कुछ और जनजाति बताया है उसको भी आपको डील करना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कहां से डील करेंगे बेटा, तो आपके पास एक ऑथेंटिक पुस्तक तो सबके पास होगा, क्लियर है यहां तक। और साथ ही साथ जो आदिम जाति, ठीक है, जो अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण संस्थान है बेटा, उसके सेक्शन पे जाना, उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जनजाति से संबंधित, उसको प्लीज रीड कीजिएगा, ठीक है यहां तक। चलो बेटा, तो अब इसके बाद अपन दूसरा चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। अगला हमारे पास प्रश्न याद रखना, कोई बोली का संबंध किस भाषा परिवार से है, ठीक है यहां तक। तो बेटा सबसे पहले याद रखना, जो कोई बोली है ना, वो कौन बोलता है, कोंध जनजाति बोलता है। कौन बोलता है, कोंध जनजाति, याद रहेगा। और जो कोंध जनजाति है विशेष रूप से कहां रहता है, तो ध्यान रखना बेटा, ये रहता है महासमुंद बेल्ट पे, रायगढ़ बेल्ट पे, ठीक है, साथ ही साथ सारंगढ़ बिलाईगढ़ बेल्ट में रहता है, याद रहेगा, इसको ध्यान देना। और याद रखना बेटा, कोंद जो हमारे पास है, इसकी बोली का नाम क्या है, कोई बोली, ये बोलता है। अब प्रश्न ये पूछा है कि बेटा किस भाषा परिवार पे, तो देखो पहला ऑप्शन आपके पास आर्य भाषा परिवार, दूसरा आपके पास द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आपके पास कौन सा परिवार है, मुंडा भाषा परिवार, चौथा बोला है ए है कि सी है, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना, इसका उत्तर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको मिलेगा बी मिलेगा, द्रविड़ भाषा परिवार, याद रहेगा, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक तो मैंने आपको बताया कि बेटा आपको अपने परीक्षा के लिए जितनी भी 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है और साथ ही साथ 7 से 8 जितनी भी और महत्वपूर्ण जनजाति, उसको तो डील करना है। उसके बाद दूसरा याद रखना बेटा, यहां से क्या शुरू हो जाता है, आपको अपने एग्जाम के लिए बेटा भाषा परिवार का भी टॉपिक कवर करना, ये पूछा जाता है। कभी कभी बोल देगा कुरुख किस भाषा परिवार का है, जैसे कोई यहाँ पे प्रश्न है, क्लियर है यहां तक। तो ये बेटा ये आपको डील करना है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा परिवार जनजाति के अंतर्गत, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं अपन, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, अगला हमारे पास है आपके सामने, देखिए बेटा, कंडरा जनजाति, जनजाति का नाम हमारे पास क्या है, तो याद रखना बेटा कंडरा जनजाति, या इसी को अपन कंडरा भी कहते हैं, का सर्वाधिक बसाहट, इसका मतलब होता है इसका जो मैक्सिमम जो निवास है, ये कहां सर्वाधिक रहते हैं, निवास करते हैं। तो बेटा याद रखना, जो कंडरा जनजाति है ना, इसका सर्वाधिक, अब पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, गरियाबंद, सॉरी दुर्ग, दूसरा हमारे पास क्या है, धमतरी, तीसरा हमारे पास क्या है, रायपुर, चौथा हमारे पास क्या है, इनमें से कोई नहीं, याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो कंडरा जनजाति है ना, इसका जो सर्वाधिक निवास है ये आपको याद रखना है गरियाबंद। कहां पर है, गरियाबंद। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या गरियाबंद, देखिए बेटा नहीं आ रहा है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसलिए इसका जो हमारे पास उत्तर है ये आपको क्या मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो कंडरा जनजाति का सर्वाधिक निवास कहां पर है, गरियाबंद, याद रहेगा। ध्यान में रहे बेटा, जो हमारे पास कंडरा जनजाति है, कंडरा जनजाति छत्तीसगढ़ में ना प्रमुख रूप से बांस शिल्प, बैम्बू क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध बताइए, बांस शिल्प, बैम्बू क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। यहां तक याद रहेगा। चलो अब आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक है बेटा, मैं मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि छत्तीसगढ़ में बांस एम्पोरियम कहां पर है, ठीक है। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में बांस शिल्पकला केंद्र की स्थापना कहां किया गया। पहला, बांस एम्पोरियम कहां पर है। दूसरा प्रश्न हमारे पास कौन सा था, बांस शिल्पकला केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां पर हमने स्थापित किया है, ठीक है ना भाई। इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है यहां तक। चलो बेटा अगला प्रश्न लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो साथ साथ कुछ अपन प्रश्न करते जाएंगे। चलो बेटा अगला प्रश्न हमारे पास है, ध्यान देना। तो याद रखना, अगला जो हमारे पास प्रश्न है, मैच करना है बेटा। प्रश्न का नाम हमारे पास क्या है, सुमेलित करना है। क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक आपके पास ऑप्शन है, देखो बेटा ध्यान से देखना, एक ऑप्शन देखते हैं अपन, याद रहेगा। इधर हमारे पास जनजाति का नाम दिया हुआ है और इधर उसकी उपजाति का नाम दिया हुआ है। ध्यान से देखना भाई, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, उसकी उपजाति दिया है। ये हमारे पास पहला है बैगा, दूसरा है अगरिया, तीसरा है कोंद, चौथा है गोड़ जनजाति। हमें इसके उपजाति को क्या करना है, पहचानना है, याद रहेगा बेटा। देखो ध्यान से, तो याद रखना, एक हमारे पास पांडल है, एक हमारे पास कौन सा है, जामिया है, एक हमारे पास क्या है, खुटी है, और एक हमारे पास क्या है, नाहर है, ठीक है यहां तक। तो बेटा आपने देखो अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर में, आपको टॉपिक भी कवर करना है बेटा साथ में। पहला हमने क्या बताया, जनजाति वाला टॉपिक, दूसरा मैंने क्या बताया,
भाषा परिवार वाला टॉपिक। तीसरा आपको क्या डील करना है, तो याद रखना जनजातियों का निवास क्षेत्र क्या करना है, डील करना है। चौथा जो टॉपिक यहां पर है वो है बेटा जनजातियों की उपजाति। चौथा हमारे पास टॉपिक क्या है, जनजातियों का उपजाति अर्थात सब कास्ट, ये कवर करना है। आया समझ में आज तक, याद रहेगा। तो बेटा इसमें एक चीज बता देता हूं आपको, सबसे पहले जो गोंड जनजाति है ना, छत्तीसगढ़ में गोंड की सबसे ज्यादा 41 उपजाति, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की सबसे ज्यादा उपजाति है, तो क्या बताओगे, गोंड जनजाति, याद रहेगा। यहां तक क्लियर है। देखो बेटा गोंड तो हो गया, गोंड के साथ साथ सबूत हमारे पास बैगा का बताता हूं मैं। तो बैगा की उपजाति याद रखना बेटा, बैगा की उपजाति होती है नाहर, दूसरा होता है राई, तीसरा होता है बिंझवार। एक होता है नाहर, एक होता है राई, एक होता है बिंझवार। फिर होता है बेटा नरोतिया, घरोतिया, गोड़वन, कोड़वन, रैमैना, बादमैना। ठीक है बेटा, यहां तक ये सब किसके हमारे पास बैगा की उपजाति है। तो मैंने आपको एक क्या बताया है, नाम नाहर बताया है। तो क्या यहां पे नाहर दिख रहा है बेटा, देखो ध्यान से, आपको यहां पे नाहर दिख रहेगा। तो याद रखना जो हमारे पास बैगा है, बैगा की उपजाति क्या है, नाहर है। इसका मतलब बी एक इसके साथ मैच करेगा बेटा 4 के साथ, देखो ध्यान से, एक इसके साथ मैच करेगा 4 के साथ, ध्यान से देखना बेटा। इसका मतलब ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, मतलब याद रखना बेटा बी और डी उत्तर नहीं हो सकता। अभी उत्तर मैं नहीं बताया हूं, अभी अपन एजम्पशन पे चल रहा है बेटा, याद रहेगा ना। तो बैगा की उपजाति का नाम क्या है हमारे पास, बताइए, तो नाहर है। ये तो हमने सही कर लिया बेटा। चलो अगला अपन पढ़ते हैं, अगरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना जो हमारे पास अगरिया है, ठीक है, अगरिया की बात करोगे ना, अगरिया की उपजाति का नाम क्या है, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगरिया जनजाति जो है ये ज्यादातर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो जो मैकल क्षेत्र है वहां पे निवास करेगा, इसको याद रखना। दूसरा जो अगरिया जनजाति, इसका मेन पेशा क्या है, तो बेटा ये लोहे को गला करके या फिर ये आयरन क्राफ्टिंग का काम करता है, लौह शिल्प का काम करता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना बेटा इसकी उपजाति का नाम होता है खुटी। क्या नाम होता है बताइए, खुटी। तो देखिए बेटा कहीं पे खुटी दिख रहा है क्या आप लोग को, देखिए ध्यान से। तो जो हमारे पास अगरिया जनजाति है, इसकी उपजाति का नाम क्या बेटा, खुटी है, ठीक है ना। तो बी का उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो बेटा बी में आते हैं, बी कहां पे सेटिस्फाई करेगा, 3 को। तो इसका मतलब याद रखना बेटा, ये जो मैं बोलने वाला था ना, ए भी उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैंने केवल 2 ही जनजाति को बताया है, उत्तर में को मिल गया, उत्तर क्या होना चाहिए, सी। लेकिन बेटा अभी और पढ़ना है ना, यही गलती एग्जाम में नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, यह समझ में आता तक। तो अब यहाँ पे अब कंफर्म है कि बेटा बैगा क्या है, नाहर है, अगरिया क्या है, खुटी है, तो कोंध, तो प्यारे ये कोंध है बेटा ना, ठीक है। जो कोंध जनजाति है ना, इसका एक उपजाति का नाम होता है डोंगरिया। क्या होता है, डोंगरिया। एक का होता है कुटिया, एक का होता है जामिया। क्या होता है बेटा, जामिया। तो डोंगरिया होता है, जामिया होता है, कुटिया होता है और पैगा होता है, किसका, कोंध की उपजाति। तो बेटा कहीं पे दिख रहा है क्या, कोई मैच कर रहा है क्या, तो देखो बेटा कोंध को पकड़ते हैं, जामिया दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो बेटा सी कहां पे मैच कर रहा है, 2 के साथ। तो देखो बेटा सी 2 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब बेटा 4 3 2, ये पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आखिरी में क्या बचा, ऑब्वियस बात है वो मैच करेगा ही ना। गोड़ की उपजाति का नाम क्या हो जाएगा, पांडल। क्या है, पांडल। तो बताइए बेटा पांडल किसकी उपजाति है, गोड़ की। मैंने आपको बताया है कि बेटा गोड़ की कितनी उपजाति है हमारे पास, 41, उसमें एक कौन है, पांडल है। ये जितना पता ना आपको, मुरिया है, माड़िया है, अभुज माड़िया, दंडामी माड़िया, ठीक है, अगरिया, दोरला, कोइकपाल, पांडल, ये जितनी भी है ना बेटा वो सब गोड़ की उपजाति है, याद रहेगा आपको ना, ठीक है। तो ये बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको मिलेगा सी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी। लेकिन याद रखना ये उपजाति टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बेटा, उपजाति से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको डील करना है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन जब भी आप मैचिंग वाले क्वेश्चन को डील करोगे तो बेटा इसमें सावधानी जरूर बरतना है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, लापरवाही की वजह से अपना उत्तर गलत कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अगला चलते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला जो प्रश्न है उसका संबंध जनजाति प्रशासन से, किसे बताइए, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से है। देखो बेटा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, ठीक है। प्रश्न क्या है, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये हमारे पास क्या बेटा क्वेश्चन है। ये जो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जो है वो बलरामपुर जिले के किस क्षेत्र में संचालित है, ठीक है बेटा। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, जो हमारे पास क्या है,
इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो हमारे पास प्रोग्राम की बात करोगे आप, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करोगे तो याद रखना बेटा इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 19 है। कितनी है, 19, याद रखना, ठीक है ना। तो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो क्या बताओगे आप लोग, 19 है बेटा। क्लियर है कि नहीं। तो देखो बेटा ध्यान से, ये तो सबसे पहले याद रखना सरगुजा संभाग की बात करते हैं ना। सरगुजा संभाग में आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 19 है। सरगुजा संभाग में कितने हैं बेटा, 5। तो याद रखना सरगुजा संभाग में बेटा एमसीबी को छोड़ करके सभी जिले में, याद रहेगा, एमसीबी को छोड़ करके सभी जिले में क्या है, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना है। ठीक है यहां तक। अब इसका क्या मतलब होगा बेटा, याद रखना कोरिया में भी होगा, सूरजपुर में भी होगा, बलरामपुर में भी होगा, सरगुजा में भी होगा, ठीक है, और सरगुजा के साथ साथ कहां पे होगा, जसपुर। मैंने आपको बताया कि बेटा सरगुजा संभाग के 5 जिलों में या 5 जिलों के क्षेत्र में हमने क्या किया हुआ है, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को का संचालन किया हुआ है। यह भी लागू है बेटा वो जो प्रोग्राम है, ठीक है। कहां पे लागू नहीं है, एमसीबी में लागू नहीं है, मैंने आपको बताया है। कहां पे लागू नहीं है बताइए, एमसीबी में लागू नहीं है, ऐसा मैंने आपको बताया है। इतना क्लियर है क्या, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, तो याद रखना कोरिया में कहां पर है, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोरिया में आपको मिलेगा बैकुंठपुर में। कहां पर है, बैकुंठपुर में मिलेगा, ठीक है ना। सूरजपुर में बेटा सूरजपुर में ही मिलेगा। बलरामपुर में कहां पर मिलेगा, पाल में मिलेगा। बलरामपुर में कहां पर मिलेगा बताइए, पाल में। आया समझ में यहां तक, ठीक है। सरगुजा की बात करोगे तो अंबिकापुर में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, अंबिकापुर में। और जसपुर की बात करोगे तो बेटा ये जसपुर में ही मिलेगा। कहां मिलेगा, जसपुर में, याद रहेगा। तो बताइए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बलरामपुर में कहां पर है बताइए, पाल में। सरगुजा संभाग में कितने हैं, 5। कहां पर नहीं था, एमसीबी में नहीं था। इसको पहचानना बेटा, ये एग्जाम में बहुत काम आता है। क्लियर है। तो देखो बेटा कहीं पे दिख रहा है पाल, ये कुसमी है, ये तातापानी, ये रामानुजगंज, उत्तर क्या हो जाएगा, पाल। आया समझ में आज तक। तो ये था एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। कहने का मतलब ये है आपको बेटा जनजाति प्रशासन भी अच्छे से कवर करना है। यहां से भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आता है। अब इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना बेटा, माडा क्षेत्र पढ़ना। छत्तीसगढ़ में कितने माडा क्षेत्र हैं, कितने लघु अंचल क्षेत्र हैं, ठीक है, लघु अंचल क्षेत्र हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कितने हैं और कहां कहां पर है। ठीक है मेरे बच्चों। चलो, तो ये था हमारे पास जनजातीय प्रशासन से संबंधित एक प्रश्न। अगला अपन लेते हैं। चलो बेटा, ये भी एक प्रश्न मैंने आपको आपके सामने लाया है, वो है जनजातीय प्रशासन से। ये किससे बताइए, जनजातीय प्रशासन से है। इतना क्लियर है क्या, इस बात को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, सॉरी काउंसिल में जनजाति वर्ग के विधायक अधिकतम कितने हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा, याद रखना। हालांकि प्रश्न सरल है, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछने की कोशिश की है, याद रहेगा। जनजातीय सलाहकार परिषद में जनजाति वर्ग के विधायक कितने अधिकतम हो सकते हैं, याद रहेगा प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको यह पता करना है कि बेटा जो हमारे पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है यहां तक। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जनजातीय सलाहकार परिषद है ना बेटा, ये बना है, याद रखना 23 जुलाई 2019 को बना है। इसका गठन कब हुआ है बताइए, 23 जुलाई 2019 को ये बना है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना बेटा 22 जुलाई 2022 को हमने क्या किया है, इसका पुनर्गठन किया है। कब किया, तो क्या बताओगे, 22 जुलाई 2022 को इसका हमने क्या किया, पुनर्गठन। तो बना कब है, गठन कब हुआ है, 23 जुलाई 2019 को, लेकिन पुनर्गठन कब हुआ है तो क्या बताओगे, 22 जुलाई 2022 को होता है। ठीक है, यहां तक इस बात को आपको याद रखना है। इतना क्लियर। देखो बेटा, अब ये जो हमारे पास ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, ठीक, और साथ ही साथ इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, इसका अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो सीएम ही होते हैं, अर्थात पदेन रूप से हमारे मुख्यमंत्री साहब ही होते हैं। उपाध्यक्ष याद रहे बेटा विभागीय मंत्री होगा, जो भी इस विभाग का मंत्री होगा वो क्या होता है, पदेन रूप से इस परिषद का क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा, डेप्यूटी हेड होगा। और याद रहे सदस्य कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना सबको मिलाकर कितने होते हैं, 20। सबको मिलाकर कितने सदस्य होते हैं बेटा, 20, याद रहेगा। तो ध्यान देना जो हमारे पास ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है,
ठीक है। जो हमारे पास ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 20। इतना क्लियर बेटा? अब ध्यान देना इसको अच्छे से। अगर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में कुल 20 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य, याद रहेगा। तो देखो बेटा, इसमें कुछ सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और कुछ सदस्य क्या होते हैं बेटा? पदेन होते हैं। ठीक है, यहां तक कितने सदस्य मनोनीत होते हैं तो क्या बताओगे? याद रहेगा, कुछ सदस्य हमारे पास निर्वाचित होते हैं, याद रहेगा निर्वाचित। ठीक है, देखो बेटा, तो ध्यान रखना, जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनकी संख्या 1/4 होती है, और जो निर्वाचित होते हैं ये केवल और केवल जनजाति एमएलए लोग होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 3/4। कितना होता है? 3/4 होता है, याद रहेगा। अब देखो बेटा, टोटल कितने होते हैं? 20। अब निर्वाचित एमएलए कितने होते हैं? 3/4। तो बेटा 20 का 3/4 कितना होता है बताइए? 15 होता है। 20 का 3/4 कितना होता है? 15। तो बताइए, जनजातीय सलाहकार परिषद में जनजाति वर्ग के विधायक अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 15। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है कि नहीं? इस बात को ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से एक टॉपिक था जो आपको डील करना था। ठीक है ना? तो बेटा याद रखना, इन प्रश्नों के साथ साथ आपको क्या करना है? प्रश्न से संबंधित टॉपिक को डील करना है, टॉपिक को देखना है, और आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको डील करना है बेटा, कवर करना है। याद रहेगा? तो यकीन मानिएगा, आपको जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ट्राइब पे या फिर आर्ट एंड कल्चर से, सारे आपसे बनेंगे। ठीक है, यहां तक। चलो अगला लेते हैं। अगला हमारे पास है निम्न कथन को पढ़ना है। चलो बेटा पढ़ लेते हैं। बोला क्या है इसने? निम्न कथन को पढ़िए। ठीक है, चलो बेटा पढ़ते हैं इसको। कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। सही है बेटा, गलत नहीं है ना। अब ये जनजाति पंचायत से जनजाति जो संगठन है उससे संबंधित है। अभुजमाड़िया जनजाति तालुर मुंते देव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तालुर मुंते देव। बेटा याद रखना, उनके आराध्य देवता है। ये भी सही है। बेलोसा का संबंध धुमकुरिया युवागृह से है। किससे है? धुमकुरिया युवागृह से। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो बेलोसा है ना बेटा, याद रखना वो युवागृह की ही सदस्य है, लेकिन याद रखना किसका? घोटुल का। किसका है? घोटुल, जो मुरिया आदिवासियों का एक युवागृह है। और बेलोसा जो है वो घोटुल की महिला सदस्य को क्या कहते हैं? सॉरी, जो महिला हेड होती है ना बेटा, घोटुल की जो महिला हेड है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? बेलोसा। तो ये प्रश्न में क्या बोला गया? धुमकुरिया। तो ये वाला कथन गलत है। ठीक है ना? तो देखो बेटा 3 गलत है ना, तो याद रखना ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। सीधी बात, खत्म बात। याद रहेगा? तो बेटा बेलोसा का संबंध धुमकुरिया युवागृह से है कि नहीं? तो इसलिए मैंने ए और सी को डिलीट कर दिया। अगला, पत्नी भगिनी जनजातियों का अभिमान्य विवाह नहीं है कि नहीं? पत्नी भगिनी, एक पति भातृ विवाह होता है बेटा। देखो याद रखना, अधिमान्य विवाह ऐसा विवाह होता है जिसको समाज में अप्रूवल प्राप्त होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अधिमान्य विवाह कहते हैं। उसमें बेटा 4 चीजें विशेष रूप से आती है। एक तो बेटा याद रखना, अगर आपको पता हो, मौसेरे क्या बोलते हैं बेटा? ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है। एक चचेरे मौसेरे भाई बहनों में विवाह होता है। तीसरा पत्नी भगिनी विवाह होता है, और चौथा पति भातृ विवाह। ये जो 4 विवाह है इसको जनजातियों का अधिमान्य विवाह। बेटा याद रखना, ये टॉपिक मेंस में ना आता है 8 नंबर पे, है कि नहीं? आया हुआ भी है। और याद रखना ये सेंटेंस सही है, ऐसा नहीं क्यों बेटा अगर ये नहीं है लिखा है इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। याद रहेगा, पत्नी भगिनी विवाह जनजातियों का अधिमान्य विवाह है ना, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत है बेटा। तो चौथा भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आपको इसका उत्तर क्या मिलेगा बताइए? बी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो बेटा अब आपको क्या क्या डील करना है, यहां तो हमने प्रश्न बता दिए, लेकिन प्रश्न के साथ साथ आपको क्या क्या डील करना है। देखो प्यारे बच्चों, तो इसके साथ आपको क्या डील करना है, देखो ध्यान से बेटा। देख, तो एक तो आपको क्या करना है, जनजातियों का जो संगठन है ना वो पढ़ना है आपके एग्जाम पे। आगे यहाँ पे देवता के बारे में, तो जनजातियों का धार्मिक जीवन, जो प्रमुख देवी देवता है वो पढ़ना है आपको बेटा। युवागृह को अच्छे से डील करना है, युवागृह से प्रश्न आते हैं प्री के पेपर में। और साथ ही साथ बेटा याद रखना, जनजातियों का जो विवाह है ना, विवाह पद्धति, जीवन, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक जीवन साथी चुनने के तरीके, और दूसरा होता है जनजातियों के अधिमान्य विवाह। इससे संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी ज्यादातर आता है बेटा। इतना क्लियर हुआ ना? तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? चलो बेटा, इतना क्लियर है ना? आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों में जीवन साथी चुनने के कौन कौन से तरीके हैं। ये प्रश्न बेटा आपको कमेंट करके बताना है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में जीवन साथी चुनने के कौन कौन से तरीके हैं, ये आपको डील करना है। क्लियर हुआ ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहां तक? चलो
अगला करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा है मैच द फॉलोइंग, अर्थात सही जोड़ी बनाना बेटा क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो ध्यान से, पहला एक तरफ जनजाति है, दूसरा उसका टोटम है। देखो बेटा टोटम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोटम। एक हमारे पास जनजाति यहां पे लेते हैं अपन, एक हमारे पास है पहाड़ी कोरवा जनजाति, ठीक है, एक हमारे पास हलबा जनजाति, एक हमारे पास कंवर जनजाति, एक हमारे पास कोल जनजाति। आया समझ में आज तक? तो चार हमारे पास जनजाति है, उसका हमें क्या पहचानना है, तो याद रखना इसका हमें पहचानना है, टोटम पहचानना है। क्या पढ़ना बेटा, टोटम। याद रहेगा यहां तक, क्लियर है? देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चों याद रखना जो हमारे पास अविधर दिखा है, एक है बरग, एक है टोला, एक है बान, एक है गोटी। ठीक है यहां तक? देखो बेटा ध्यान से, अपने को इसमें क्या पहचानना है, टोटम को पहचानना है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों याद रखना जो हमारे पास पहाड़ी कोरवा जनजाति है ना, इसके टोटम को टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो बेटा याद रखना टोटम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए पढ़ना ही है इसको। ठीक है? जो हलबा जनजाति, इसके टोटम को अपन बरक कहते हैं। क्या कहते हैं? बरक कहते हैं। याद रहेगा। कंवर जनजाति के टोटम को गोटी कहते हैं और कोल जनजाति के टोटम को बान कहते हैं। क्या कहते हैं? बान कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो देखो भाई, अब इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए का उत्तर क्या होना चाहिए बेटा? 2। तो ए का उत्तर क्या है यहाँ पे? 2 है कि नहीं? 2 है। इसका मतलब बी और डी उत्तर नहीं होगा। हलबा, बी का उत्तर कहां पे जा रहा है? 1 में। तो बी का उत्तर कहां पर है बेटा? 1 में। ठीक है ना? यहां पे 1 है। चलो बेटा अभी रुकते हैं ना, उत्तर नहीं बताते। सी कंवर का उत्तर कहां पे जा रहा है? 4 पे। तो बेटा सी का उत्तर कहां पर है? 4। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो बेटा कोल कहां पर है? डी का उत्तर क्या है हमारे पास? 3। ये हो गया डील खत्म। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके समक्ष? ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रहे बेटा, आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टॉपिक दिख रहे हैं ना, टोटम जनजातियों का, ये भी अच्छे से डील करना है। ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है ना? चलो अगला लेते हैं। अगला हमारे पास है भीमादेव। भाई ये बहुत पढ़ते होगे आप लोग, आपके एग्जाम पे जो भीमादेव वाला टॉपिक है ना बहुत आता है। भीमादेव कौन है? कोई तो है बेटा भीमादेव। ठीक है ना? तो याद रहे बेटा भीमादेव, सीधी सी बात, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। भीमादेव भगवान इंद्र को कहते हैं, ऐसा आपको मानना है। भीमादेव मतलब कौन है? इंद्र। इंद्र भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? बारिश के लिए। बारिश अच्छा क्यों होना चाहिए? ताकि खेती अच्छे से हो। आया समझ में? आज तक तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो हमारे पास भीमादेव है ना, भीमादेव जनजातियों में याद रखना बेटा, वर्षा से संबंधित देवता है। भीमादेव का संबंध किससे बेटा? वर्षा देव से संबंध रखता है। याद रहेगा। और वर्षा के लिए, वर्षा किसके लिए जरूरी है? कृषि कार्य के लिए। कृषि अर्थात किसके लिए जरूरी है बताइए? खेती के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? खेती। तो याद रखना बेटा भीमादेव का संबंध किससे है? बारिश, या फिर किससे होगा? कृषि कार्य। क्लियर है कि नहीं? देखते हैं बेटा। चलो, भीमादेव ग्राम देवता है क्या? देखते हैं बेटा। खेतीहर देवता है क्या? युद्ध देवता है क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि भीमादेव किसका संबंध किससे है? बारिश से है। बारिश किसके लिए जरूरी है? कृषि। कृषि अर्थात किसके लिए? खेती के लिए। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो भीमादेव खेतीहर देवता कहलाते हैं जनजातियों के या फिर ग्रामीण क्षेत्र के। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन आया भी है बेटा एग्जाम पे। क्लियर है ना? चलो इसको ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना? आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। ये था भीमादेव से संबंधित प्रश्न हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। हल्दी ढेचना दिख रहा है? हल्दी ढेचना विवाह रस्म के दौरान, हल्दी, सॉरी यार एक सेकंड को ना, हल्दी ढेचना विवाह रस्म के दौरान, ठीक, हल्दी पीसने के बाद हल्दी को कितने भाग में बांट दिया जाता है? आया समझ में? आज तक आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या बेटा ये प्रश्न का उत्तर? याद रखना, हल्दी ढेचने का मतलब होता है हल्दी पीसना। शादी होता है बेटा, याद रखना, चिकट होता है, उससे पहले तेल हल्दी चढ़ाते हैं ना। तेल हल्दी चढ़ाने से पहले बेटा जो खड़ी हल्दी होता है उसको अपन क्या करते हैं? पीसते हैं ना भाई। तो पीसने के बाद सीधा तो दूल्हा दुल्हन को लगा नहीं देते अपन, उससे पहले अपन क्या करते हैं? याद रखना प्यारे बच्चों, जो हल्दी होता है ना, उस हल्दी को हम क्या करते हैं? इसका 5 बंटवारा होता है। कितने भाग में बांटते हैं इसको? 5 भाग में बांटते हैं। ठीक है? एक को अपन घर का जो कुल देवी देवता है उसको समर्पित करेंगे बेटा, एक अपन गांव के जो ग्राम देवी देवता है उसको समर्पित करते हैं। ठीक है यहां तक बेटा। एक जो मंडप है उसको समर्पित करते हैं, और एक बेटा याद रखना जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, वर वधू, ठीक है,
वर वधु के लिए रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? वर वधु के लिए रखते हैं। आया समझ में आता? ठीक है। और पांचवा किसके लिए प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है कमेंट करके। आया समझ में आता? याद रखना, विवाह रस्म के दौरान जो अपन हल्दी पीसते हैं उसको कितने भाग में बांटते बताइए? 5 भाग में बांटते। कितने भाग में बांटते बेटा? 5 भाग में बांटते। ठीक है ना। कुल देवी देवता को, ग्राम देवता को, मंडप के लिए, वर वधु के लिए। लेकिन पांचवा क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न लेते हैं बेटा, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना। देखो अगला एक प्रश्न हमारे पास क्या है? सुमेलित कीजिए। अच्छा याद रखना बेटा, प्रश्नों के साथ साथ टॉपिक को अच्छे से डील करना है, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपको डील करना है बेटा। क्लियर है कि नहीं? याद रखना। चलो एक हमारे पास क्या है? इधर जनजाति है। ठीक है ना, जनजाति का नाम है, दूसरा उसका वधु मूल्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगा बेटा ये प्रश्न आ सकता है, तो मैंने आपके समक्ष यहां पे दे दिया है। देखो एक हमारे पास जनजाति कौन है? खेरनार। ठीक है। एक हमारे पास जनजाति कौन सा है? उरांव। एक हमारे पास जनजाति कौन सा है? नगेशिया। कौन है हमारे पास? नगेशिया। एक हमारे पास जनजाति कौन सा है बेटा? अगरिया है। क्या है? अगरिया है। याद रहेगा ना, इस बात को याद रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, अब याद रखना, हमें ये पहचानना है इधर जनजाति है और इसका वधु मूल्य। वधु मूल्य क्या होता है बता बेटा? ये दहेज का उल्टा होता है। ठीक है ना। वधु मूल्य क्या होता है बेटा? एक हमारे पास वर पक्ष होता है, एक हमारे पास वधु पक्ष होता है। ठीक है ना। तो बेटा वर का जो पिता है, वर का क्या होता है? जो पिता है वो शादी से पहले, ठीक है, शादी से पहले क्या करता है? वधु के पिता को, वधु के पिता को क्या करता है बेटा? एक मूल्य सौंपता है, एक मूल्य। ठीक है, उसी को वधु मूल्य कहते हैं। कुछ जनजाति लोग इसी को क्या कहते हैं बेटा? सुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। इसी को पारिंग धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिंग धन भी कहते हैं। अब देखो बेटा, जो वधु मूल्य होता है ना, इसमें आप अनाज भी दे सकते हो, ठीक, इसमें आप पैसा भी दे सकते हो, ठीक, इसमें आप मवेशी अर्थात जानवर भी दे सकते हो, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं बेटा। क्लियर है ना। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा ही दो। याद रहेगा। तो याद रखना, यही जो वधु मूल्य है ना, जिसको सुख कहते हैं, पारिंग धन कहते हैं, अलग अलग जनजाति में वधु मूल्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। देखो बेटा, इसको डील करते हैं। चलो तो याद रखना प्यारे बच्चों, पहला पढ़ते हैं। जो हमारे पास खेरनार जनजाति है ना, खेरनार जनजाति के वधु मूल्य को अपन कहते हैं बेटा पारिंग धन कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिंग धन। तो देखो बेटा, ए का उत्तर क्या होना चाहिए? 4 दिख रहा है 4, इसका मतलब ए और डी उत्तर नहीं होगा। आया समझ में? तक तो खेरनार जनजाति के युवा गृह को अपन क्या, सॉरी, वधु मूल्य को अपन क्या कहते हैं? पारिंग धन कहते हैं। एक चीज कंप्लीट हुआ। चलो अगला आते हैं उरांव। तो प्यारे बच्चों देखो, उरांव में दिख रहा है ऊ कहीं पे, ठीक है। तो उरांव जनजाति के वधु मूल्य को अपन क्या कहते हैं? उडूर बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उडूर बेस कहते हैं। ठीक है ना। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। बी का उत्तर क्या हो जाएगा? 3। दोनों मैच कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है? चलो बेटा, लेकिन अभी तीसरा पढ़ना पड़ेगा अगला, इसलिए बोलता हूं बेटा पूरा पढ़ोगे तब जाके आपको उत्तर लगाना है। आया समझ में? आता है। चौथा, तीसरा चलते हैं। नगेशिया जनजाति। जो नगेशिया जनजाति है, इसके युवा गृह को, सॉरी, वधु मूल्य को अपन क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसके वधु मूल्य को अपन कहते हैं बुंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदा। तो देखो बेटा, सी का उत्तर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए हमारे पास? बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए प्यारे बच्चों। याद रहेगा ना। तो याद रखना, अगरिया का क्या होगा फिर बताइए? खर्ची। अगरिया जनजाति बेटा वधु मूल्य के रूप में, वधु मूल्य को क्या कहती है बताइए? खर्ची कहती है। खर्चा बहुत करता है वो। आया समझ में? ऐसा आपको याद रखना है। कर लोगे बेटा? चलो ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला अपन आते हैं, किस जनजाति के सामूहिक शिकार को, देखो बेटा ध्यान से, किस जनजाति के सामूहिक शिकार को वेंटा कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वेंटा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका उत्तर क्या देखते हैं? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? एक मुरिया दिया हुआ है, एक कमार दिया हुआ है, एक पारधी। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, एक हमारे पास जनजाति है, वो जो जनजाति है वो निवास करता है सुकमा में। कहाँ निवास करता है? सुकमा। याद रहेगा। और उस जनजाति में तेलुगु प्रभाव बहुत दिखता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, उस जनजाति का नाम याद रखना है दोरला। कौन सी जनजाति है? दोरला। दोरला जनजाति जो सामूहिक क्या करती है? शिकार करती है, उसको क्या कहती है? वेंटा कहती है। क्या कहती है? वेंटा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताइए फिर बेटा? इसका उत्तर होना चाहिए हमारे पास डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। दोरला लोग कहाँ रहते हैं बताइए? सुकमा में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? सुकमा में रहते हैं।
आया समझ में आता है? किस बात को याद रखना, क्लियर है? और ये लोग कौन सा विवाह कहते हैं? पैडुल विवाह करते हैं। कौन सा विवाह करते हैं? पैडुल विवाह करते हैं। आपको ये बताना है प्यारे बच्चों, दोरला किस जनजाति की उपजाति है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करना है? असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। देखो बेटा, पहला, रतनपुरिया गम्मत को बैठे साज भी कहा जाता है। बेटा हम लोग ये टॉपिक किससे संबंधित है बताइए? नाट्य से, लोक नाट्य। गम्मत छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है जो दो विधा में होता है, एक खड़े होके करते हैं बेटा, एक बैठ के। खड़े होके करते हैं तो उसको खड़े साज कहते हैं, बैठ कर करते हैं तो उसको बैठे साज। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा फेमस जो है ना बेटा वो बैठे साज है। और बैठे साज को किसने बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया है? तो बाबू रेवाराम ने बनाया है। किसने बनाया है? बाबू रेवाराम ने। और याद ना बेटा, बाबू रेवाराम साहब कहाँ के हैं? रतनपुर के हैं। इसलिए जो बैठे साज है उसको अपन कौन सा गम्मत कहते हैं बताइए? रतनपुरिया गम्मत कहते हैं। ये सही है, गलत सेंटेंस नहीं है बेटा। दूसरा देखो, दशमत गाथा दुर्ग जिले से संबंधित है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल सही है। जो दशमत गाथा है वो किस जिले से संबंधित है बेटा? दुर्ग जिले से ही संबंधित है, याद रहेगा। चलो अगला पढ़ते हैं, इक तारा वाद्य का संबंध भरथरी गायन से। देखो बेटा, भरथरी गायन एक वैराग्य प्रधान लोकगीत है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इसकी जो प्रसिद्ध गायिका रही है वो सुरुजबाई खांडे मैडम रही है, जो बिलासपुर से जिनका संबंध रहा है, याद रहेगा। भरथरी गायन में दो प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक हमारे पास है एक तारी है, एक तारा है। दूसरा हमारे पास कौन सा बेटा? सारंगी। क्या है? तो ये भी सही है, सारंगी और एक तारा, ठीक है ना। अगला, चंदेनी गोंदा लोक संस्था की स्थापना कब हुई है? 1951। प्यारे बच्चों याद रखना, जो चंदेनी गोंदा है ना, इसकी स्थापना 1971 में किसने किया है? 1971 में हुआ है बेटा, क्लियर है कि नहीं? और ये आपको कमेंट करके बताना है कि चंदेनी गोंदा की स्थापना किसने किया है। ऑप्शन देता हूं बेटा, एक है हबीब तनवीर, ठीक है। दूसरा है महासी चंद्राकर। दूसरा कौन है? महासी चंद्राकर, क्लियर है। और तीसरा बेटा, तीसरा याद रखना सबूत, तीसरा मैं आपको नाम देता हूं दाऊ दुलार सिंह मंदराज जी। और चौथा इनमें से कोई नहीं है। और इनमें से कोई नहीं है बेटा, वो आपको कमेंट करके बताना है वो कौन है। आया समझ में आता है? क्लियर हुआ? इस बात को याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मठ परई, भाई अगर आप लोग राज्योत्सव गए होगे ना, या थोड़ा करंट अफेयर से थोड़ा डील करते होगे, इसको सुना होगा। अभी जो राज्योत्सव चल रहा है ना बेटा, वहां पे जो उद्योग विभाग ने जो वहां पे स्टॉल लगाया है ना, वहां पे ये भी दिखता आपको, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, मठ परई का संबंध किस कला से है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, मठ परई, इसमें अपन मिट्टी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मिट्टी, ठीक। और दूसरा बेटा जो कागज होता है ना, कागज की लुगदी, कागज की लुगदी, दोनों का प्रयोग करके अपन क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के वस्तु का निर्माण करते हैं। जो भी आपको वस्तु बनाना है, अर्थात बेटा याद रखना ये क्राफ्टिंग है। क्या है? क्राफ्टिंग, याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो मठ परई है ना, इसका संबंध किस कला से? तो क्या बताओगे? शिल्प कला से। किससे है? शिल्प कला, क्लियर है, याद रखिएगा। अभी राज्योत्सव चल रहा है 2025, 1 से लेकर के 5 नवंबर तक चल रहा है बेटा। आज आखिरी दिन है, ठीक है। आज 5 नवंबर 2025 है, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, जो वहां पे एक स्टॉल लगा होगा ना शिल्पग्राम करके, जाना नवा रायपुर तूता पे, वहां पे आपको ये कला दिख जाएगा बेटा। अभी चले जाना, क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखना है, अगला हमारे पास है, थोड़ा प्रश्न गलत हो गया लग रहा है। चलो इसको सही बनाते हैं यार, पहले तो इस प्रश्न को पहले सही बनाते हैं, ठीक है। रुको, थोड़ा धीरज रखो बेटा ना, इस प्रश्न को सही बनाते, थोड़ा सा गलत हो गया था। ABC, तो इसका ऑप्शन डी लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? ऑप्शन में डी लेते हैं ना। रुको थोड़ा सही बनाने दो मेरे को। ये हमारे पास डी है। क्या है? डी है, ठीक है ना। इसमें चलो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, मैं प्रश्न बनाता हूं बेटा, क्लियर है क्या? ध्यान से देखना। नुकु नारदन पंडुम दशहरा के समय आयोजित होता है। सही है बेटा, गलत नहीं है। नुकु नारदन पंडुम किसके समय आयोजित होता है बताइए? दशहरा के समय, ठीक है। दूसरा, दोरला जनजाति में गोत्र देवता की पूजा को
पेन पंडुम कहते हैं। याद रहेगा बेटा, जो दोरला जनजाति है ना, जिस गोत्र देवता की पूजा करती है, तो याद रखना बेटा, गोत्र देवता की पूजा करना को इन लोग क्या कहते हैं, पेन पंडुम कहते हैं। ये भी सही है। अगला, कप्पल पंडुम का संबंध अच्छी वर्षा की कामना से है बेटा, ये भी सही है, याद रहेगा। और चौथा, गोड़ जनजाति में नवाखाई पर्व को अपन क्या कहते हैं, पंडुम बेटा, ये भी सही है, एकदम सही है। गलत है कि नहीं? गलत एक भी नहीं बेटा, सबके सब सही है, याद रहेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों याद रखना, आपने अगर एग्जाम दिया होगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो, तो प्यारे बच्चों याद रखना, उसमें आपने पंडुम से रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा। आया समझ में आज तक? तो बेटा पंडुम से संबंधित जितने भी प्रश्न उसको डील करना, मैंने यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हैं पंडुम से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पंडुम पर्व के साथ साथ पढ़ना है आपको। क्लियर है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला अपन पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चलो, उपनयन संस्कार से संबंधित गीत को पहचानना है, ठीक है ना। ऐसा गीत जिसको अपन उपनयन संस्कार के समय गाते हैं, याद रहेगा बेटा। ध्यान देना, उपनयन संस्कार का मतलब होता है अपन क्या करेंगे, जनेऊ पहनाते हैं। क्या पहनाएंगे बेटा? जनेऊ पहनाते हैं। और जनेऊ पहनाना, इसके दौरान अपन क्या करते हैं, एक गीत गाते हैं। तो देखो बेटा, एक हमारे पास है बरुआ गीत, एक हमारे पास है मधु पीपर गीत, एक हमारे पास है बेटा शकुन गीत, ठीक है यहां तक। तो प्यारे बच्चों याद रखना, शकुन गीत ये गर्भधारण के दौरान गाया जाता है। मधु पीपर गीत ये भी गर्भधारण के दौरान गाया जाता है। लेकिन बेटा जो बरवा गीत है ना, ये जनेऊ पहनाने के दौरान गाया जाता है, जिसका संबंध किससे है, उपनयन संस्कार से है। इसका मतलब होता है, याद रखना बेटा, जो उपनयन संस्कार है उस दौरान कौन सा गीत गाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो क्या बताओगे, बरुआ गीत है। कौन सा गीत है बेटा हमारे पास, बरुआ गीत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब याद रखना, आपको छत्तीसगढ़ में जितने भी गीत वाले टॉपिक है बेटा, कितने गीत वाले टॉपिक, चाहे वो जन्म से संबंधित गीत हो, चाहे वो विवाह से संबंधित गीत हो, चाहे वो देवी पूजन से संबंधित गीत हो, चाहे वो ऋतु से संबंधित गीत हो, आया समझ में आता बेटा। और जितने भी अन्य गीत है, सभी गीत को डील करना है, क्योंकि गीत से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के पेपर में आता है प्यारे बच्चों। हालांकि अपन डील करेंगे, रिलैक्स रहो आप लोग। आज का जो एमसीक्यू जो सीरीज है ना बेटा, वो अपन बेसिक पे जा रहे हैं। इसके बाद अभी आपको और प्रश्न कराऊंगा, वो बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से रहेगा, याद रखना, वो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना, ये था हमारे पास उपनयन संस्कार से संबंधित गीत हो गया। चलो अगला पढ़ते हैं, ये बहुत आजकल फेमस है बेटा, इसलिए इस प्रश्न को मैंने ले लिया यहाँ पे। पचरा गीत सुना होगा आपने। पचरा गीत से जुड़े सत्य कथन कौन से हैं, ठीक है ना। याद रखना, पचरा गीत ये भाई बहुत सुना होगा आपने, है कि नहीं। एक पंडित जी हैं जो गरियाबंद के हैं, वो बहुत पचरा गीत गाते हैं बेटा, सुना होगा आपने अपने कार्यक्रम पे, ठीक है ना। चलो बेटा इसको डील करते हैं पचरा गीत के बारे में। पहला देखते हैं, पचरा गीत देवी पूजन गीत है, सही है बेटा, क्लियर है यहां तक। चलो दूसरा देखते हैं, नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक गाया जाता है, प्यारे बच्चों एकदम सही है। ये पचरा गीत देवी पूजन गीत है, नवरात्रि के समय गाया जाता है, पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक गाया जाता है। याद रखना बेटा, यहां पे दो चीजें जो दिक्कत कर सकता है, इसको उल्था गीत कहते हैं कि उम्हा गीत कहते हैं, याद रहेगा भाई, इसको उल्था गीत कहते हैं कि उम्हा गीत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है पचरा गीत में, ठीक है ना। पचरा गीत को ही अपन क्या कहते हैं, उल्था गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं, उल्था कहते हैं, उम्हा नहीं कहते। आया समझ में आता है, क्लियर है ना। इसका मतलब बेटा ये भी सही है, अर्थात 1 2 3 सही है। कहीं भी दिख रहा है 1 2 3 सही, इसका मतलब बेटा याद रखना, इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए मिलेगा, पचरा गीत, ठीक है ना। चलो बेटा इतना क्लियर हुआ ना, इस बात को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, चितेर जाति किस लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न का नाम क्या है, चितेर जाति किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। याद रखना भाई, जो चितेर जाति के लोग हैं ना बेटा, वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आए हैं। कहां से आए हैं, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आए हैं, ठीक है ना। और ध्यान रहे बेटा, इन लोग रहते हैं शक्ति जिले के बालपुर गांव में। ज्यादातर इनका बसाहट कहां पर है बताइए, शक्ति जिले के बालपुर गांव में। आया समझ में आता तक। और ध्यान रहे बेटा, इन लोग शक्ति जिले के बालपुर गांव में तो रहते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। दूसरा, और बेटा इन लोग ना पहला एक चित्रकारी करते हैं जिनका संबंध पौराणिक कथा से होता है। तो बेटा याद रखना, पौराणिक कथा से संबंधित चित्रकारी कहते हैं करते हैं। और दूसरा बड़े बच्चों याद रखना,
इन लोग विवाह चित्रकारी भी करते हैं। कौन सी चित्रकारी करते हैं बताइए? विवाह चित्रकारी भी करते हैं। कौन लोग करते हैं बेटा? चितेर जाति के लोग। विवाह में रहता है ना बेटा कि घर के दीवार के बाहर लिखा रहता है ना, अपन कलश बना देते हैं, श्री कृष्ण राधा जी की वहां पे चित्र बना देते हैं, अमुख परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, ये सब बनाते हैं ना अपन। ये सब कौन बनाता था पहले? तो याद बताओगे, चितेर जाति। इसका मतलब याद रखना बेटा, चितेर जाति जो है विवाह चित्रकारी करती। कहती कि नहीं करती? ऑप्शन भी दिख रहा है, विवाह चित्र। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो पौराणिक कथा से संबंधित जो चित्रकारी है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन कहते हैं बालपुर चित्रकारी भी कहते हैं। कौन सी चित्रकारी करते हैं बताइए? बालपुर। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये भी सही है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या बताओगे बेटा? इसका उत्तर आपको मिलेगा ए और सी है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ए और सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए और सी। ठीक है, समझ में आया ना? चितेर जाते। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास लोकनाट्य, उसका नाम है रहस्य लीला। रहस्य लीला के अंतर्गत बेटा अपन श्री कृष्ण और राधा जी की जो प्रतिमा स्थापित करते हैं ना, रहस्य बेड़े के अंतर्गत, वो प्रतिमा भी कौन बनाती है? वो चितेर जाति ही बनाती है ना। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। निम्न में से किस चित्रकार का संबंध नारायणपुर जिले से? देखो बेटा ना, चित्रकारी हो गया, चित्रकारी के साथ साथ आपको देखो मैंने आपको क्या बताया? चित्रकारी। बेटा आपको चित्रकारी तो पढ़ना ही है छत्तीसगढ़ पे, क्लियर है ना? जैसे हाथा हो गया, चौक हो गया, नोहडोरा हो गया, सवनाही हो गया, आठे कन्हैया हो गया, ठीक है बेटा, हर तालिका हो गया, क्लियर है ना? गोवर्धन चित्रकारी हमारे पास है। जितने भी चित्रकारी ये पढ़ना है, और साथ ही साथ जितने भी कलाकार हैं एटलीस्ट बेटा उसका भी नाम पढ़ना है, और ये कलाकार किस जिले का है वो भी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो बंसीलाल विश्वकर्मा है भाई, ये बस्तर से है। प्रवीण शर्मा कहां से है? रायपुर से। खेमदास वैष्णव कहां से है? दंतेवाड़ा से। ये दिख रहा है बेलगुर मंडावी। प्यारे बच्चों याद रखना, जो बेलगुर मंडावी है ना, यही नारायणपुर जिले से है। समझ में आ गया क्या बोला? बंसीलाल विश्वकर्मा कहां से है? बस्तर से। बेलगुर मंडावी नारायणपुर से है। प्रवीण शर्मा रायपुर से। इसको इनको अपन आधुनिक चित्रकार भी कहते हैं। और जो खेमदास वैष्णव है ना बेटा, ये दंतेवाड़ा से है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक है बेटा, अगला याद रखना, असंबद्ध है बेटा। ये क्या है? असंबद्ध कथन को पहचानना है। किसको पहचानना है बताइए? असंबद्ध कथन को पहचानना है। ठीक है ना? मतलब याद रखना, इसका सीधा मतलब है जो मिसमैच, जो मैच नहीं कर रहा है ना, उसको पहचानना है। आया समझ में आता? चलो बेटा देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखो बेटा नीचे से लेते हैं भाई। खुमरी, खुमरी याद रखना बेटा, बांस से बनी टोपी होती है। सही है, गलत नहीं है। सेमल स्तंभ, प्यारे बच्चों याद रखना, जो सेमल स्तंभ है ना, इसका प्रयोग भतरा जनजाति के लोग होली के समय करते हैं। और होली के समय उन लोग कौन सा डांस करते हैं? डंडारी डांस। डंडारी डांस कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भतरा। ये सही है बेटा। और डंडारी डांस के दौरान ही इन लोग सेमल स्तंभ का प्रयोग करते हैं। अगला, रजवार। बेटा रजवार जो शिल्प है ये सरगुजा में ही होता है। और याद रखना, सरगुजा में याद रखना बेटा, ये मिट्टी शिल्प का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बताइए? मिट्टी शिल्प। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो रजवार शिल्प कला है, उसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है सोनाबाई रजवार। नाम क्या है इनका? सोनाबाई रजवार, सरगुजा से है। और रजवार जो है बेटा, रजवार ना, ठीक है, सोनाबाई रजवार मिट्टी शिल्प के अंतर्गत आता है। और ये सरगुजा से, ये भी सही है बेटा। देखो तो ये भी सही है, ये भी सही। अगला हमारे पास चौथा पढ़ते हैं। चौथा हमारे पास क्या लिखा है? अनगढ़ मूर्तियां कहां से संबंधित है? बस्तर। बेटा ये गलत है। आया समझ में? इसका आपको उत्तर क्या मिलेगा? यहाँ पे ए मिलेगा। ये संबंध नहीं, मतलब ये बी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, ठीक है ना, और साथ ही साथ डी मैच कर रहा है बेटा। लेकिन क्या ए मैच कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना? इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? ए होगा। अच्छा इसका उत्तर बता दो। अनगढ़ मूर्तियां मतलब बेटा अपन लकड़ी से कुछ अगर कुछ प्रतिमा बनाते हैं ना, उसको अपन कहते हैं अनगढ़ मूर्तियां। ये कहां प्रचलित है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये प्रचलित है सरगुजा में। कहां प्रचलित है बताइए? सरगुजा में प्रचलित है ना, ठीक है, याद रखना बेटा। चलो आगे लेते हैं। अगला बहुत अच्छा प्रश्न बेटा। अगर आप लोग बेटा अगर गए होगे ना राज्योत्सव, तो ग्राम एकताल किस लिए प्रसिद्ध है? कोई बता सकता है? कमेंट करके, आपके लिए छोड़ो बेटा, ठीक है ना। चलो तो ग्राम एकताल किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों याद रख, जो हमारे पास ग्राम एकताल है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, घड़वा के लिए प्रसिद्ध है क्या? काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है क्या? कि मलार के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ग्राम एकताल से एक कलाकार निकले हैं। एक का नाम है गोविंद राम झारा।
क्या है? गोविंद राम झारा, ठीक है। और दूसरे का नाम है रामलाल झारा, दूसरे का नाम क्या है? रामलाल झारा। बेटा याद रखना, इन्हीं के परिवार के लोग ना अभी नवा रायपुर में जो हमारे पास क्या आ रहा है, याद रखना इन्हीं के परिवार के जो लोग जो है, जो नवा रायपुर में बेटा अभी जो राज्योत्सव हो रहा है ना, वहां पे जो स्टॉल लगा है ना बेटा, वहीं पे झारा शिल्प, ठीक है ना, बेल मेटल शिल्प भी कहते हैं, क्लियर है कि नहीं? इससे संबंधित जितनी भी हमारे पास वस्तु है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शनी करके रखे हैं। आया समझ में आता है? तो याद रहे प्यारे बच्चों, तो ग्राम एक ताल है, याद रखना बेटा, इसका संबंध अगर देखा जाए तो किस शिल्प से? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर आपको मिलेगा झारा शिल्प। किससे संबंधित है बताइए? झारा शिल्प से संबंधित है। इतना क्लियर हुआ? इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है? ठीक है बेटा, यहां तक इस बात को याद रखना है, क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आया होगा झारा शिल्प। देखो बेटा, आपको ना आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत डील करना है, धातु शिल्प। क्या डील करना है? धातु शिल्प, ये आता ही है। अर्थात आपको बेटा शिल्पकारी भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शिल्पकारी। पिछले साल 2024 प्रीलिम्स जो हालांकि 25 में हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था बेटा किसके बारे में? एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, शीशम शिल्प के बारे में आया था, ठीक है ना? देखिएगा बेटा, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। हमें क्या पहचानना है? वाद्य यंत्र। क्या पहचानना है? वाद्य यंत्र। ये देखना है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र घन प्रकृति का है। तो देखो बेटा, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक सुशिर वाद्य यंत्र, जिसे मुंह से फूंक के या फिर हवा दे के बजाते हैं। एक घन वाद्य यंत्र बेटा, ये मेटल का बना होता है, जिसको हाथ से आघात दे के बजाते हैं। एक तत्व वाद्य यंत्र, जिसको बेटा तार के माध्यम से बनाया जाता है। और अगला वितत वाद्य यंत्र, अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, और इसके बाहरी परत में अपन क्या करते हैं बेटा? चमड़े का परत डाल देते हैं। आया समझ में आज तक? तो सुशिर हो गया, घन वाद्य यंत्र हो गया, तत्व वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र। जैसे बोलूंगा बेटा, नंगाड़ा हो गया, ढोलक हो गया, ढोल हो गया, ये सब वितत वाद्य यंत्र है। तत्व में धनकुल वाद्य यंत्र आते हैं। घन में बेटा याद रखना, जो मेटेलिक चीजें होती है, जिसको अपन हाथ से आघात दे के बजाते हैं ना, वो आता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये जो हमारे पास घन वाद्य यंत्र की बात करोगे आप, किसी बात करते हो, घन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों याद रखना, इनमें आपको उत्तर क्या होगा देखते हैं। नेफ्री। तो प्यारे बच्चों याद रखना, नेफ्री जो है ना, इसको मुंह से फूंक के बजाते हैं भाई। तो बेटा याद रखना, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मृदंग प्यारे बच्चों याद रखना, ये आपको वितत मिलेगा। किंकिनी बेटा ये तत्व वाद्य यंत्र है। एक बच्चा मुयांग, बेटा ये क्या है? मुयांग। मुयांग क्या है? तो याद रखना, ये आपको मिलेगा घन वाद्य यंत्र। तो मुयांग कौन सा वाद्य यंत्र बताइए? घन वाद्य यंत्र। बेटा वाद्य यंत्र से प्रश्न आते हैं एग्जाम से। चलो एक प्रश्न और करते हैं। सासे के बोले सास डोकरिया। बेटा ये उकरिया लिखा है क्या? बेटा याद रखना, ये डोकरिया है ना, डोकरिया, ठीक है? तो याद रखना, सासे के बोले सास डोकरिया की सुनो सासे सासे बिनती हमार, ठीक है? ये जो लाइन है ना बेटा, इसका संबंध किस गीत से, सॉरी किस गाथा से है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये पढ़ना है एक बार। 2000 नोटिस करना आप लोग बेटा, 2022 प्रीलिम्स में या फिर 2021 में एक प्रश्न आया था फुलवासन की गाथा का, उसने पूरा का पूरा गाना लिख दिया था और आपको पहचानना था उसका संबंध किस गाथा से है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको रेडी रखना बेटा, ठीक है? तो मैंने सोचा इस प्रश्न को दे देता हूं आपके सामने। देखो बेटा याद रखना, ये जो सासे के बोले सास डोकरिया की सुनो सासे विनती हमार, इसका संबंध आपको मिलेगा अहिमन रानी की गाथा से। किससे मिलेगा? अहिमन रानी की गाथा से इसका संबंध मिलेगा बेटा। क्लियर है कि नहीं? इस बात को याद रखना है, ठीक है ना? देख लो बेटा ना, मतलब आपको इस तरीके से प्रश्न के लिए रेडी रहना है। कम से कम बेटा जितना भी लोक गाथा होता है ना छत्तीसगढ़ में, आप जितने भी लोक गाथा पढ़ते हो, इसका बेटा पहला एटलीस्ट पहला जो वाक्य है, पहला जो हमारे पास पंक्ति है ना, पहले पंक्ति को आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना? इस बात को याद रखना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चलो अब आते हैं बस्तर दशहरा में। कहां पे आते हैं? बस्तर दशहरा। देखो ध्यान से, तो बेटा आपको पता होगा कि निशा यात्रा का संबंध किससे है? तो बस्तर दशहरा से है। तो बेटा याद रखना, निशा दशहरा जो यात्रा जो कार्यक्रम है वो किस तिथि को आयोजित होता है, ठीक है? यहां तक तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो हमारे पास निशा यात्रा जो हमारे पास कार्यक्रम है, अश्विन शुक्ल 7 को होता है क्या? अश्विन शुक्ल 8 को होता है क्या? अश्विन शुक्ल 9 को होता है क्या? कि अश्विन शुक्ल 10? तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका उत्तर आपको मिलेगा बी मिलेगा। जो निशा यात्रा पर्व है वो बस्तर दशहरा के अंतर्गत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन होता है, ठीक है? यहां तक ठीक है बेटा। तो याद रखना, बस्तर दशहरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी
प्रश्न देता है प्रीलिम्स के पेपर में बस्तर दशहरा, ठीक है ना, जो जिसमें प्रमुख रूप से 13 महत्वपूर्ण रस्म होते हैं, ठीक है। और याद रहे बेटा ये अगर देखा जाए 75 दिन तक संचालित होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। बत्तीसा मंदिर से संबंधित असत्य कथन को पहचाने। प्रश्न क्या है हमारे पास? बत्तीसा मंदिर से संबंधित असत्य कथन को पहचानना है। चलो बेटा पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो बेटा, बत्तीसा मंदिर केंद्र संरक्षित पुरातात्विक स्थल है क्या? होल्ड करो अभी। राज्य संरक्षित पुरातात्विक स्थल है क्या? इसको भी होल्ड करो बेटा। छिंदक नागवंश के राजा ने बनाया है, बिल्कुल सही है। यह एक शिव मंदिर है, दोनों सही है बेटा। अब ये बताइए बत्तीसा मंदिर केंद्र संरक्षित है कि राज्य संरक्षित? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो बत्तीसा मंदिर है ना वो राज्य संरक्षित है, केंद्र संरक्षित नहीं है कि नहीं? समझ में आ गया ना। और याद रखना बेटा, आपको आपके एग्जाम के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र संरक्षित स्थल जितने भी है कि नहीं, 47 है बेटा। कितने हमारे पास? 47। सबके नाम पढ़ना है। याद रखना ज्यादातर केंद्र संरक्षित इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपको राज्य संरक्षित स्थल भी पढ़ना है। क्लियर हुआ ना? तो याद रखना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? ए, क्योंकि आपको क्या पता करना था यहाँ पे? असत्य कथन को पता करना है। क्लियर हुआ? चलो अगला पढ़ते हैं, अगला आते हैं अपन। चलो बेटा, आपके पिछले साल प्री में पूछा था कंठी देउल मंदिर कहां पर है, लेकिन मैंने आपको यहां पे दिया है इंदल देउल मंदिर कहां पर है। याद रखना बेटा प्यारे बच्चों, ये जो इंदल देउल मंदिर है ना, अगर इसके बारे में आपको बता दूं तो बेटा ये भी ना छत्तीसगढ़ में जो इंदल देउल मंदिर है वो केंद्र सरकार द्वारा, कहते केंद्र द्वारा संरक्षित पुरातात्विक क्षेत्र है। कौन? इंदल देउल मंदिर। ये इसके लिए रेडी रहना बेटा। तो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी 47 पुरातात्विक क्षेत्र संरक्षित है उस सब का नाम आपको याद करके जाना पेपर में, और वही सही आता है बेटा। हमको लगता है ना कहां से आया है बेटा, इसको पढ़ना है, ज्यादातर यही से आता है। 99% चीजें याद रखना। और इसका उत्तर आपको याद रखना प्यारे बच्चों, खरौद है। क्या है? खरौद। गलती से रतनपुर मत बोलना बेटा, रतनपुर में कंठी देउल मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? इंदल देउल मंदिर है, ठीक है ना। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है, किस आयोग की सलाह पर विशेष पिछड़ी जनजाति की अवधारणा लाई गई है? ठीक है, प्रश्न क्या है? किस आयोग की सलाह पर विशेष पिछड़ी जो पीवीटीजी है बेटा उसकी आधार, इसका उत्तर याद रखना, ये आपको मिलेगा ढेबर आयोग। क्या मिलेगा? ढेबर आयोग। प्यारे बच्चों याद रखना, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो भारत में पहली बार पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको पहले पीटीवी कहते थे, अलग बात है, 2006 से इसको अपन ये कहते हैं पीवीटीजी कहते हैं, ये इसकी अवधारणा लाई गई है। इसके अंदर का 4 हमारे पास मापदंड बेटा। एक तो याद रखना जनसंख्या है, एक हमारे पास क्या है? जनसंख्या। दूसरा हमारे पास क्या है? साक्षरता है। क्या है? साक्षरता है। तीसरा आपको याद रखना बेटा कृषि पद्धति, और चौथा हमारे पास क्या है? जीवन शैली। क्या है? जीवन शैली। अगर कोई भी जनजाति इन 4 मापदंड को क्या करती है? फुलफिल करती है, तो याद रखना राष्ट्रपति क्या कर सकता है बेटा? केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल क्या करता है? किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना अगर किसी जनजाति की जनसंख्या कम हो रही है, लगातार घट रही है या कांस्टेंट है, तो अपन उसको विशेष पिछड़ी का दर्जा दे सकते हैं। अगला, अगर किसी जनजाति की साक्षरता दर 2% है या फिर उससे कम है, तो ऐसे जनजाति को हम क्या कर सकते हैं बेटा? विशेष पिछड़ी का दर्जा दे सकते हैं। अगर कोई जनजाति याद रहे बेटा, अगर देखा जाए अस्थायी खेती करती है, ठीक है ना, या फिर आदिम कृषि करती है, उसको भी अपन क्या करते हैं? विशेष पिछड़ी का दर्जा देते हैं। और लास्ट याद रखना, अगर किसी जनजाति का जीवन पूरा का पूरा बेटा आदिम है, प्रिमिटिव है, तो ऐसे जनजाति को अपन क्या करते हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देते हैं। बहरहाल आपको आपके प्रश्न का उत्तर क्या बेटा? ढेबर आयोग। आया समझ में? आप तक क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो बेटा इन प्रश्न के साथ साथ आपको क्या करना है? प्रश्न से संबंधित टॉपिक को भी डील करना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, यहां तक आने वाले सेशंस में अपन जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा उसका लेवल भी बढ़ाएंगे ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? चलो बेटा कुछ और प्रश्न बताता हूं, ध्यान देना। एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए, देखो ध्यान से।
छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र को प्रादेशिक विभागों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या है, आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? मुझे इंतजार रहेगा बेटा, ये आपको मैं दे रहा हूं आपके काम के लिए। ठीक है, पता करना है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र को प्रादेशिक विभाग के आधार पर कितने भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है बेटा, कमेंट करके आप कमेंट करके उत्तर देना है। ठीक है, मैं 24 घंटे बाद आपको इसका उत्तर कमेंट करके बता दूंगा बेटा, याद रखना। हमारा संस्थान इसका उत्तर आपको बता देगा, लेकिन मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग, और देखने के साथ साथ बेटा इस प्रश्न का उत्तर खुद ही कमेंट करके खुद से बताना है। तो एक प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बेटा ये सेशन आपको आज समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे ही अपन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति से, उसको अपन करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ठीक है, थैंक यू। मिलते बेटा इसके बाद जो भी वीडियो है उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।